Hello children. In this video I am going to cover part 2 of economic reforms since 1991. The topics are economic reforms under liberalization. इस टॉपिक में बेसिकली हम 4 सेक्टर्स में रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहला जो पॉइंट बोला गया था वो बोला गया था एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी इस इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इंडिया में लाइसेंसिंग सिस्टम था। लाइसेंसिंग सिस्टम में कोई भी एंटरप्राइजेस जब भी काम करना चाहती थी उससे पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इस रिफॉर्म के अंदर उस लाइसेंसिंग सिस्टम को एबॉलिश किया गया, लेकिन लाइसेंसिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ के अंदर रखा गया, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ थे जिनको लाइसेंस लेना पड़ता था। वो 5 इंडस्ट्रीज़ थी एल फॉर लीकर, सी फॉर सिगरेट, डी फॉर डिफेंसिव इक्विपमेंट्स, आई इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डी डेंजरस केमिकल। यानी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया और सिर्फ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम से 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए रखा गया। वो क्या था? एल फॉर लीकर, सी फॉर सिगरेट, डी फॉर डिफेंसिव इक्विपमेंट्स, आई फॉर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डी फॉर डेंजरस केमिकल। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या थी? एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी, एज वेल एज हेल्थ हैजर्डस थी। सेकेंड, पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि पहले के टाइम पर, यानी इस रिफॉर्म से पहले 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्व थे बस। लेकिन इस रिफॉर्म के बाद ये इंडस्ट्री 17 से कम करके कितनी कर दी गई? 8 इंडस्ट्री। यानी इस रिफॉर्म के बाद सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ थी जिनको पब्लिक सेक्टर के अंडर रखा गया, और आज के टाइम पर सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज़ है जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। एक है इंडियन रेलवे और दूसरा है एटॉमिक एनर्जी। क्लियर है? इस रिफॉर्म के थ्रू पब्लिक सेक्टर को क्या करा गया, यानी पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो इंडस्ट्री रिजर्व थी उनको रिड्यूस किया गया। पहले 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 8 इंडस्ट्री। थर्ड, डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। पहले के टाइम पे यानी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व थे। क्लियर है? लेकिन इस रिफॉर्म के थ्रू उन एरियाज़ को डी रिजर्व कर दिया गया, यानी अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अपने अकॉर्डिंग एरिया को चेक कर सकती थी, अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहे वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती थी। लेकिन पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही उनके लिए एरिया को रिजर्व करती थी और सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पे वो जाकर प्रोडक्शन कर सकते थे। फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्योंकि ऑब्वियसली पहले के टाइम पर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन थे, तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस रिफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लिबरलाइजेशन हुई, बहुत सारी फ्रीडम आई। इस वजह से अब हर प्रोड्यूसिंग यूनिट अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सकती थी, प्रोडक्शन को एक्सपांड कर सकती थी। अब वो खुद डिसाइड कर सकती थी उनको क्या गुड प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी अब अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड भी प्रोडक्शन कर सकते थे। एंड फिफ्थ पॉइंट हो गया फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। आपको पता है कि लिबरलाइजेशन से पहले हम कोई भी कैपिटल गुड को बाहर से इम्पोर्ट नहीं करते थे, लेकिन इस रिफॉर्म के बाद धीरे धीरे हमने कैपिटल गुड को भी बाहर से इंपोर्ट करना शुरू किया। यानी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में चिपर रेट पर अवेलेबल है, और वही टेक्नोलॉजी अगर हमारी कंट्री में महंगी है और उसको हम नहीं बना पा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम उस गुड को बाहर से मंगा लें। क्लियर है? तो इस रिफॉर्म के बाद हमने कैपिटल गुड्स को भी बाहर कंट्री से मंगाना शुरू किया, यानी हमें फ्रीडम मिल गई ताकि हम कैपिटल गुड्स को भी बाहर से इंपोर्ट कर सकें। तो यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर 5 रिफॉर्म्स हुए। पहला, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म किया गया, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए रखा गया। वो कौन कौन सी थी? लिकर, सिगरेट, डिफेंसिव इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल। सेकेंड, पब्लिक सेक्टर्स को क्या किया गया? कम किया गया। पहले 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, कितनी कर दी गई? अब 8, और आज के टाइम पर कितनी है? 2 इंडस्ट्रीज। थर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एरिया रिजर्व थे उनको डी रिजर्व किया गया। फोर्थ,
अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने लगी, हर इंडस्ट्री अपने खुद डिसाइड कर सकती थी उसको क्या गुड प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। एंड फिफ्थ, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अब हर इंडस्ट्रीज़ अपने अकॉर्डिंग कैपिटल गुड को क्या कर पा रही थी, फ्रीली होके इम्पोर्ट कर पा रही थी। यानी जो टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री में चीपर अवेलेबल है, और उन टेक्नोलॉजी को भी हमने बाहर से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस और मनी। तो इस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। इसके अंदर आता है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी आता है, एंड थर्ड आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर है? तो फाइनेंशियल सेक्टर किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड है। और इसमें 3 सेक्टर्स आते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कौन क्या 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 इंक्लूड है इसमें? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और इन सभी को यानी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन सभी को कौन कंट्रोल और रेगुलेट करता है? इन सभी को कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक। किस कहाँ का सेंट्रल बैंक? इंडिया का। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक है कहाँ का? इंडिया का। यही आरबीआई, यही सेंट्रल बैंक इन सारे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इस रिफॉर्म से पहले आरबीआई का रोल क्या था? एज अ रेगुलेटर था। यानी इस 1991 के रिफॉर्म से पहले आरबीआई का रोल क्या था? एज अ रेगुलेटर। एज अ रेगुलेटर क्यों था? क्योंकि आरबीआई क्या करता था? कमर्शियल बैंक के इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को आरबीआई ही डिसाइड करता था। यानी कोई भी कमर्शियल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को खुद डिसाइड नहीं कर सकता था। लेकिन आज के टाइम पर यानी उस रिफॉर्म के बाद आरबीआई का रोल क्या हो गया? एज अ फैसिलिटेटर। यानी आरबीआई ने कमर्शियल बैंक पे ही छोड़ दिया कि हर कमर्शियल बैंक अपने अकॉर्डिंग, मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकता है। यानी इस रिफॉर्म से पहले आरबीआई का रोल क्या था? एज अ रेगुलेटर। यानी आरबीआई ही इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती थी। लेकिन रिफॉर्म के बाद आरबीआई का रोल क्या हो गया? एज अ फैसिलिटेटर। यानी आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को फ्रीडम दे दी कि वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को, अपने इन्वेस्टमेंट को खुद डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड जो रिफॉर्म हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में वो ये हुआ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी जब हम दूसरी कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर अलाउ किया गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कोई भी फॉरेनर इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, और कोई भी इंडियन बाहर की फॉरेन मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर सकता है। एंड एज वेल एज रिफॉर्म से पहले इंडिया में पब्लिक सेक्टर डोमिनेटिंग था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स डोमिनेटिंग थे, बट इस रिफॉर्म के बाद प्राइवेट बैंकर्स को भी मौका मिला और प्राइवेट बैंकर्स ने भी आना शुरू किया। तो इस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में मेन 3 चेंजेस हुए। पहला, आरबीआई का रोल एज अ रेगुलेटर से क्या हो गया? एज अ फैसिलिटेटर हो गया। सेकेंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया कि यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड, प्राइवेट बैंक्स भी क्या होने लगे? इमर्ज होने लग गए।